आज हम इस टॉपिक में जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। जनन अंग मानव के जननांग एवं निषेचन, इसमें पढ़ते हैं हम। पुरुष के उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ सेशन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोश की संरचना होती है। आगे चलते हैं। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होता है। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और अंडाणु एक कोशिकीय संरचना होती है। आगे चलते हैं। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से मिल जाता है और मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडवाहिनी में निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रूपित हो जाता है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए कहाँ पर आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। और निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। निषेचन हो जाता है तो अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। मादा जनन में क्या होता है? अंडाशय होता है, एक अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और गर्भाशय होता है, योनि होती है और सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? 2 होती हैं। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? ट्यूब 2 होती हैं। या अंडवाहिनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 2 ही अंडाशय होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं। और अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? वो भी 2 होती हैं। गर्भाशय ये होता है, गर्भाशय की ये दीवार हो गई और ये योनि हो गई। आगे चलते हैं। अंडाशय, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि अंडों का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन निकलता है। मादा हार्मोन्स में क्या निकलता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन निकलता है। आगे चलते हैं। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब यह 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अंडाशय से होकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय से होकर गर्भाशय तक जाती है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ से? ये है फैलोपियन ट्यूब, यह अंडाशय से होकर ये गर्भाशय तक आती है। गर्भाशय तक आती है। इसी में निषेचन होता है। किसमें होता है? अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अंडा व शुक्राणु मिलते हैं तब। गर्भाशय यह नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय योनि। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? पर्थुलियन ग्रंथियाँ और रेक्टल ग्रंथियाँ, पेरिनियल ग्रंथि और स्तन ग्रंथि होती हैं। और आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मुख्य प्रश्नों का वह प्रक्रम जिसमें माध्यम में जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रजनन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं पुरुष के सेक्स हार्मोन्स को। आगे चलते हैं। महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं। पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। आगे चलते हैं।
मनुष्य में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मांस धर्म के स्थायी रूप में से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? रजो निवृत्त कहते हैं। 50 से लेकर 55 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसके प्रयोग से की जाती है? अल्ट्रासाउंड से की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या जाता है? ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी। आगे चलते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कह रहा था? पुरुषों की नसबंदी कहलाते हैं वैसेक्टोमी कहलाती है। आगे चलते हैं। महिलाओं में कितनी जोड़ी अंडाशय होते हैं? अंडाशय होते हैं 2 जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी होता है, टोटल होते हैं 2। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली या अंडवाहिनी में होती है। फैलोपियन नली, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, फैलो यानी फैल जाता है, फैलोपियन। आगे चलते हैं। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को कहते हैं पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। आगे चलते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने प्रबंधन के 4थे सप्ताह में करने लगता है। बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। प्रथम परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब का क्या नाम था? लुईस था। प्रथम परखनली शिशु परखनली में जो बच्चा पैदा कराया था उसका क्या नाम था? लुईस था। आगे चलते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजंडसन के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। नर प्रजनन कोश का मेल गैमेटे सेल, नर प्रजनन कोशिका खोलते हैं मेल गैमेटेल को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। नर प्रजनन कोशिका मेल गैमेटेल सेल को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। आगे चलते हैं। मादा प्रजनन की कोशिका को क्या कहते हैं? मादा प्रजनन की कोशिका को कहते हैं अंडा कहते हैं, अंडा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे चलते हैं। गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्जन कहलाता है। आगे चलते हैं। युग्मक कोशिकाओं गैमेटेड सेल का निर्माण होता है क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कोशिकाओं गैमेटेड सेल का निर्माण होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है युग्मक जनन कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। मानव में मूत्र व नरों के लिए एक ही मार्ग होता है। मानव में मूत्र व नरों के लिए एक ही मार्ग होता है, उसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को नर युग्मक कहते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। आगे चलते हैं। अतिगतिशील जीवाणु कोशिकाएं अगतिशील जो गतिशील नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उसे मादा युग्मक कहते हैं। और गतिशील जीवाणु कौन से होते हैं? नर युग्मक होते हैं। आज चलते हैं। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। आज चलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के पुरुषों के लिए होती है। आगे चलते हैं। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिम्बवाहिनियाँ फैलोपियन ट्यूब के द्वारा लाया जाती है। आगे चलते हैं। भ्रूण कोश एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ को रक्त से पोषक प्राप्त होता है। गर्भानाल या प्लेजेंटा के द्वारा होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से आगे चलते हैं। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ को रक्त से पोषक तत्व प्राप्त होता है। गर्भानाल या प्लेजेंटा से भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ को रक्त से पोषक
पोषक प्राप्त होते हैं कहाँ से होते हैं, गर्भनाल से या प्लेजेंटा बोलते हैं। आज चलते हैं भ्रूण कहाँ विकसित होता है, भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित होता है। आगे चलते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। आगे चलते हैं महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से होती है, रजो दर्शन से होती है। आगे चलते हैं स्तनियों के अंडों में पीट बहुत कम होता है या नहीं होता है, स्तनियों के अंडों में पीट बहुत कम होता है या नहीं होता है। आगे चलते हैं परिवर्ती लैंगिक लक्षण कौन सा होता है, परिवर्ती लैंगिक लक्षण कौन सा होता है, स्तन होता है। आगे चलते हैं मैथुन के समय योनि चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव्य का श्रावण करने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है, काओपर्स कहलाती है, काओपर्स कहलाती है। मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय मैथुन के समय योनि चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव्य का श्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, काऊ उपसर्ग होती है, काओपर्स होती है, काओपर्स होती है। आगे चलते हैं गर्भ निरोध गोलियों में क्या शामिल होता है, गर्भ निरोध गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, प्लेसेंटा होता है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण करने वाला प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं इसे। आज चलते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु में वृषण में होता है। आज चलते हैं शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं, शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण, लगभग इसमें 30 दिन तक शुक्राणु रहते हैं अधिवृषण में। आज चलते हैं नर प्रजनन तंत्र के कौन से हिस्से में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है, शुक्राणु पाए जाते हैं। आज जाते हैं परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है वृषण में होता है। आगे चलते हैं वृषण बाहर क्यों होते हैं, कम तापमान होता है शरीर के तापमान से कम 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम रहता है वृषण का, यानी वृषण बाहर क्यों होते हैं शरीर से, क्योंकि 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रहता है शरीर से, इसीलिए बाहर होते हैं। आगे चलते हैं युग्म नज का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। युग्म नज का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन के द्वारा युग्म नज का निर्माण होता है। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं, पुरुषों में 2 होते हैं। मासिक धर्म के दौरान योनि में रक्त किस कारण से बहता है, गर्भाशय की परत टूटने से होता है, गर्भाशय की परत टूटने से मासिक धर्म के दौरान योनि में रक्त निकलता है। आगे कौन सा हार्मोन्स बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन्स होता है जो बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया में उत्तेजित होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स के द्वारा ही दूध बनने की प्रक्रिया उत्तेजित होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।